बड़ी खबर राजस्थान से है। जैसलमेर में भीषण सड़क हादसा हो गया। बड़ी जानकारी आपको देते हैं। 9 श्रद्धालु यहां पर गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए। 4 लोगों की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। श्रद्धालुओं से भरा हुआ वाहन पलटने से हादसा हो गया। 4 गंभीर रूप से घायल है, जिनको जोधपुर अस्पताल में भर्ती कराया, वहां पर उनका इलाज जारी है। गुजरात से रुड़ीचा धाम दर्शन के लिए तमाम श्रद्धालु जा रहे थे। पोखरण पुलिस फिलहाल हादसे की जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे राजस्थान से, जहां जैसलमेर में भीषण सड़क हादसा हो गया। 9 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं और 4 लोगों की हालत इसमें नाजुक बताई जा रही है। श्रद्धालुओं से भरा हुआ वाहन पलट गया और इसमें तमाम जो श्रद्धालु हैं वो घायल हो गए हैं। जितने भी घायल श्रद्धालु हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन हादसे की वजह क्या कुछ रही इसकी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। गुजरात से रुड़ीचा धाम दर्शन के लिए श्रद्धालु जा रहे थे और इसी दौरान उनका वाहन हादसे का शिकार हो गया। पोखरण पुलिस हादसे की जांच। मणिपुर में एलपीजी सिलेंडर फटने से पूरा हादसा हुआ है। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए हैं। अस्पताल में उन सभी को भर्ती करवाया गया है। और देखिए, ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मणिपुर से जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए और साथ ही साथ मौके की तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह से एलपीजी सिलेंडर फटा और ये सभी जो लोग वहां पर मौजूद थे, 5 लोग जो मौजूद थे, वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, इस पूरी घटना के बाद में तुरंत सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके की बात की जाए तो आसपास हड़कंप का माहौल भी देखने को मिला है। अस्पताल की तस्वीर जहां पर तमाम परिजन पहुंचे हैं और साथ ही साथ ये एलपीजी सिलेंडर आखिर फटा कैसे, इसको लेकर भी अब जांच पड़ताल की जा रही है। आज राजस्थान के दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रहने वाले हैं, जिसमें जयपुर, टोंक, अजमेर जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति केंद्रीय भेड़ उन अनुसंधान संस्थान का दौरा करने के लिए पहुंच रहे हैं। जगदीप धनखड़ वैज्ञानिकों और साथ साथ में स्टाफ से मुलाकात भी करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, आज राजस्थान के दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रहने वाले हैं। कई मायनों में ये दौरा खास हो जाता है। यहाँ पर जयपुर, टोंक, अजमेर पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और साथ साथ में केंद्रीय भेड़ उन अनुसंधान संस्थान का दौरा यहां पर करेंगे, मुलाकात करेंगे, चीजों का जायजा लेंगे, समझेंगे, परखेंगे। जगदीप धनखड़ वैज्ञानिकों और स्टाफ से भी मुलाकात यहां पर करते हुए आज नजर आएंगे। नजरें लगातार आज जगदीप धनखड़ के राजस्थान दौरे पर क्या कुछ होता है, पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के जयपुर, टोंक, अजमेर में दौरा करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, जहां पर कर्नल, मेजर, डीएसपी समेत 5 हमारे जवान शहीद हो गए। सेना का एक जवान लापता है। 2 आतंकी हालांकि मारे भी गए हैं। राजौरी में एनकाउंटर खत्म हो चुका है। अनंतनाग में लेकिन ये एनकाउंटर लगातार जारी है। पूरे इलाके की घेराबंदी करके ये एनकाउंटर लगातार जारी है। तो ये बड़ी जानकारी है। साथ ही आपको ये भी बता दें, 2 हमारे जो सैन्य अफसर हैं वो शहीद हो गए। अनंतनाग में मुठभेड़ में एक डीएसपी को भी वीरगति प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि 13 सितंबर को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में कर्नल सहित 2 सैन्य अधिकारी हमारे शहीद हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी है और बड़ी कष्ट देने वाली ये खबर हो जाती है। इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी ने भी शहादत दी है, अधिकारियों ने बताया है। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष, जम्मू कश्मीर पुलिस के उपाधीक्षक हुमायूं भट्ट गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में वो शहीद हो गए हैं। बाद में उनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि उनकी जो भट्ट है उनका निधन ज्यादा खून बहने की वजह से हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी है। साथ ही अगर हम बात करें राजौरी की, तो राजौरी में दूसरा आतंकवादी भी ढेर हो गया है। तो बड़ी सफलता तो मिली ही है सुरक्षा बलों को, हमारे जवानों को, लेकिन हमने अपने जवानों को भी खोया है। और बिल्कुल पलक, देखिए, इसी के साथ में इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। राजस्थान पत्रिका में भी हेडलाइंस में आपको बता देती हूँ, आतंकियों से मुठभेड़, कर्नल, मेजर और डीएसपी शहीद। जिस तरह से देखिए, हमारे जाबाज सरहद पर तैनात रहते हैं, मुठभेड़ के लिए हमेशा से देखिए वो तत्पर रहते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक बड़ी दुख की खबर है। हालांकि देखिए, इस पूरी घटना की जो जिम्मेदारी है वो रेजिस्टेंट फ्रंट के द्वारा ली गई है। बात अभी आप अलग कर रही थी हुमायूं भट्ट की। हुमायूं भट्ट की देखिए, अगर बात की जाए तो उनकी 2 महीने की बेटी है और ऐसे में समझा जा सकता है कि क्या उस बच्चे को पता भी नहीं होगा कि किस तरह से उसके पिता सरहद पर मुठभेड़ के दौरान शहीद हो चुके हैं। जिस तरह से पलक जानकारी भी देती, ज़्यादा खून बहने की वजह से वो शहीद हो गए हैं। और ऐसे में जो पिता है, देखिए तस्वीर जो कि राजस्थान पत्रिका के अंदर साफ तौर पर नजर आ रही होगी आपको, जहां पर एक पिता खड़े हैं
नम आंखों के साथ में। और कहा जा रहा है कि मुठभेड़ में शहीद हुए हुमायूं भट्ट को अंतिम विदाई देते हुए गुलाम हसन, तो ऐसे में वो समझ सकते हैं आप कि किस तरह का वो महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि इस तरह की मुठभेड़ अक्सर देखने को मिलती है और हमारे जवान भी इसी तरह से शहीद होते हैं। और कहा जा रहा है कि अब तक का अनंतनाग जिले के कोकेरनाग में 24 घंटे से फायरिंग जारी है। हालांकि देखिए अभी भी इलाके की अगर बात की जाए तो सर्च ऑपरेशन साक्षी अभी भी वहां पर लगातार चलाया जा रहा है। बिल्कुल आयुषी, और अगर अखबारों की बात करें तो अखबारों में भी सबसे पहली हेडलाइन ज्यादातर यही दी गई है। सारे अखबारों में जनसत्ता में हेडलाइन दी गई है, मुठभेड़ में सेना का कर्नल, मेजर और पुलिस का डीएसपी शहीद। वहीं दैनिक भास्कर की हेडलाइन की बात की जाए तो यहां लिखा है कि कश्मीर में 3 साल का सबसे बड़ा ये हमला रहा और कर्नल, मेजर, डीएसपी शहीद हो गए हैं। वहीं ये हेडलाइन हमने आपको दिखाई दैनिक भास्कर की। दैनिक भास्कर में भी इसी हेडलाइन को प्रमुखता के साथ में दिखाया गया है। जनसत्ता की हेडलाइन आपको दिखाई, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सभी के परिवारों को यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ है, न केवल परिवारों को बल्कि देश के लिए ये एक बड़ा नुकसान है। कल लगातार हम खबर दिखा रहे थे किस तरीके से राजौरी में लगातार एनकाउंटर जारी था, 2 लश्कर तैयबा के आतंकियों को यहाँ पर ढेर किया गया था। वहीं अगर बात करें यहाँ की तो अनंतनाग में ये शहादत यहाँ पर दी गई है हमारे जवानों के द्वारा। पलक और इस बीच एक और बड़ी जानकारी है, साक्षी हम वो भी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। आजम खान से जुड़ी हुई है, उन पर आईटी का एक्शन। आजम खान के 6 ठिकानों पर आईटी की रेड, 6 जिलों में छापेमारी हुई। रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद पर ये छापे डाले गए एक साथ। सहारनपुर, लखनऊ और सीतापुर में भी छापेमारी हुई है। अल जौहर ट्रस्ट मामले में ये छापेमारी की गई है बड़े स्तर पर। साक्षी बिल्कुल पलक, और यहाँ पर अखबारों में भी इसी खबर को दिखाया गया है। राष्ट्रीय सहारा अखबार, और राष्ट्रीय सहारा अखबार में यहाँ पर हेडलाइन दी गई है, फ्रंट पेज की ये हेडलाइन, जिसमें लिखा गया है आजम खान के ठिकानों पर ईडी और आईटी की छापे। देखिए आजम खान के इन ठिकानों के ऊपर कल छापेमारी की गई, ताबड़तोड़ अंदाज में 6 जगहों पर छापेमारी की गई। इनपुट्स के आधार पर इसको अंजाम दिया गया। कथित अल जौहर ट्रस्ट से संबंधित थे ये छापे। इस बीच ईडी और आयकर विभाग ने बुधवार सुबह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। अब आईटी के कथित तौर पर अल जौहर ट्रस्ट से संबंधित ये पूरा मामला था, और लगातार आईटी ऐसे छापेमारी को अंजाम दे रही है। बिल्कुल साक्षी, लगातार जो है वो एक साथ प्रदेश में 30 से ज्यादा ठिकानों पर ये छापेमारी हुई। छापेमारी के बाद हालांकि हड़कंप भी मच गया। जो आधिकारिक सूत्र है उनके मुताबिक आयकर विभाग की टीम उत्तर प्रदेश के रामपुर तो गई, इसके अलावा सहारनपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के भी कुछ परिसरों में इस दौरान छापेमारी की गई, तलाशी की गई, और ये तलाशी लगातार जारी है। अच्छा पलक, यहाँ पे लिखा गया है कि ईडी ने हालांकि अभी तक बुधवार को जो कल छापेमारी की गई, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, इसके ऊपर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है कि डिटेल्स साझा नहीं की है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल, इसके अलावा आजम खान के बेहद जो करीबी माने जाते हैं उनके यहाँ पर, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी इस दौरान हुई है। समाजवादी पार्टी के जो विधायक है नसीर अहमद, उनके घर पर भी इस दौरान छापेमारी की गई है। आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि सीतापुर में आजम के जो करीबी हैं रेजेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी होटल मयूर और शाहिद होटल पर भी छापे मारे गए। तो आजम खान के जितने भी सगे संबंधी हैं, जितने उनसे जुड़े हुए, हर एक पर छापेमारी फिलहाल चल रही है। आजम खान के जितने भी ठिकाने, उस पर आयकर विभाग की ये रेड। और बिल्कुल देखिए इसी के साथ में अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पुणे में आज से आरएसएस की मीटिंग होने जा रही है। पुणे में आज से आरएसएस की वार्षिक बैठक होगी। 16 सितंबर तक एसपी कॉलेज परिसर में इस बैठक का आयोजन होगा, जिसमें मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले भी बैठक में शामिल होंगे। संघ परिवार से जुड़े 36 संगठनों के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल होंगे। ऐसे में देखिए देश में मौजूदा स्थिति समेत कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे होने हैं जिसको लेकर के इस बैठक में चर्चा की जाएगी। देखिए लगातार ही बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पुणे में आज से आरएसएस की मीटिंग शुरू होने जा रही है। ऐसे में कई साक्षी महत्वपूर्ण मुद्दे होने वाले हैं, कई वो महत्वपूर्ण बिंदु होने वाले हैं जिसको लेकर के बैठक में चर्चा होगी। 16 सितंबर से बैठक शुरू हो रही है। बिल्कुल आयुषी, और देखिए ये आरएसएस की वार्षिक बैठक होने जा रही है। 16 सितंबर तक एसपी कॉलेज परिसर में इस बैठक का आयोजन किया गया है। अहम मुद्दों की अगर बात करें तो देखिए कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर कहा जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है इनके ऊपर बातचीत हो। जिस तरीके से सनातन के ऊपर बहस छिड़ी हुई, हो सकता है इस मुद्दे को भी यहाँ पर प्रमुखता के साथ उठाया जाए। वहीं अगली खबर आपको बता दें G20 से जुड़ी। G20 के बाद में मुसीबत में ऋषि सुनक घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, दरअसल हाउस ऑफ कॉमन्स में सुनक की आलोचना की जा रही है। हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसद ने ऋषि सुनक की आलोचना की है। रूस के खिलाफ सुनक के रुख पर सवाल उठाए हैं। जिस तरीके से रशिया के ऊपर यहां पर बात की गई, उसी के ऊपर यहां पर अब ऋषि सुनक घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पलक
बिल्कुल ये बड़ी जानकारी है। अभी हमने देखा किस तरीके से जब G20 समिट का आयोजन हुआ, ऋषि सुनक भारत पहुंचे, उनकी पत्नी इस दौरान मौजूद रहीं। हालांकि उन्हें बहुत प्यार भारत में मिला और वो तस्वीरें हमने देखी जब अक्षरधाम वो मंदिर गए, हर एक तस्वीर को बहुत प्यार मिला। लेकिन उधर दूसरी तरफ G20 के बाद मुसीबत में घिरते हुए ऋषि सुनक नजर आ रहे हैं। साथ ही ये भी आपको जानकारी दे दें, हाउस ऑफ कॉमन्स में सुनक की आलोचना हुई है। हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसद ने सुनक की आलोचना की है। और बिल्कुल देखिए, जिस तरह से लगातार ये जानकारी भी सामने आ रही है कि सुनक की आलोचना की गई है, ऐसे में समझा जा सकता है क्योंकि जिस तरह से पलक आप जानकारी भी दे रही थी कि काफ़ी लोकप्रियता उनको मिली थी जब वो यहाँ पर आए थे। काफ़ी जानकारी भी दी जा रही थी क्योंकि सब उनको पसंद कर रहे थे, जनता उनको काफ़ी पसंद कर रही थी। इसी के साथ में देखिए अगली खबर का रुख करेंगे। क्या G20 में जासूसी करने आया था चीन? G20 में चीन लाया था सीक्रेट बैग। ऐसे में देखिए चाइनीज डेलीगेशन के संदिग्ध बैग से अब हड़कंप मचा हुआ है। चीनी डेलीगेशन का एक मेंबर बैग को लेकर के आया था। सूत्रों के हवाले से देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संदिग्ध बैग का जांच कराने से इनकार कर दिया गया। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि देखिए चीन अक्सर इस तरह की हरकतों में शामिल रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जो बैग लाया गया था उस बैग में आखिर ऐसा क्या हो सकता है? क्या जासूसी करने आया था G20 में? क्योंकि देखिए G20 समिट की बात की जाए, चीन को लेकर सवाल कई ज्यादा खड़े हो रहे थे। ऐसे में अब वो बैग सवालों के घेरे में साक्षी घिर चुका है कि बैग में आखिर क्या था, क्यों उसकी तलाशी से भी मना कर दिया गया था। बैग को लेकर के लगातार जानकारी जुटाई जा रही है क्योंकि बैग अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अच्छा आयुषी, मैं दर्शकों को बता दूं कि G20 समिट के लिए तमाम जो डेलीगेशन थे वो दिल्ली के लग्जरी होटल्स में ठहरे थे, जिसमें अगर चाइनीज डेलीगेशन की बात की जाए तो वो ललित होटल में ठहरे थे, जिस बीच इस संदिग्ध बैग को लेकर हड़कंप मच गया। हालांकि इसको सूझबूझ के साथ में सुलटा लिया गया मामले को। और अगली खबर आपको बताते हैं, भारतीय वायुसेना से जुड़ी यह खबर जो कि अखबारों में प्रमुखता के साथ में फ्रंट पेज पे आपको नजर आएगी। ये है भारतीय वायुसेना की खबर। भारतीय वायुसेना को पहला C295 ट्रांसपोर्ट प्लेन मिल गया है। वायुसेना प्रमुख ने स्पेन से इस प्लेन को रिसीव किया है। अब 56 में से 16 प्लेन रेडी टू फ्लाई कंडीशन में भारत की ओर आते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रीय सहारा की अगर मैं हेडलाइन की बात करूं, यहां पर हेडलाइन दी गई है फ्रंट पेज पे, पहली हेडलाइन। तो यह हेडलाइन कहती है, एयरबेस ने भारतीय वायुसेना को सौंपे C295 विमान और इसमें 21,935 यहां पर डेटा लिखा गया है करोड़ रुपए में 56 C295 परिवहन विमानों का खरीदने का सौदा 2 साल पहले किया गया था और अब पलक वो मिल गए हैं। बिल्कुल साक्षी, वो तो मिल ही गए हैं। इसके अलावा और भी हम जानकारी इसमें दे देते हैं। 16 स्पेन के सेविले में एयरबेस के प्लांट में ये असेंबल ये किए जाने हैं। बाकी विमान टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर वडोदरा में ये बनने वाले हैं। सितंबर 2026 तक पहला मेक इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट मिल जाएगा। अगस्त 2031 तक सारे एयरफोर्स को जो है 56 एयरक्राफ्ट्स मिल जाएंगे। तो 25 सितंबर को इंडियन एयरवेज में सेरेमनी के साथ एयरफोर्स में ये शामिल किया जाएगा। एक बड़ी उपलब्धि भारत के नाम हो जाएगी। वायुसेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। भारत को चूंकि पहला C295 विमान मिलने जा रहा है।